नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। चीन की सड़कें विरोध की आवाज से गूंज रही हैं। चीन में एक अजीब सा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन, जो कि चीन में बहुत आम नहीं है। कोविड के प्रतिबंधों के खिलाफ वहां पर विरोध तेज हो रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन अब के पहले हाल के सालों में शायद ही ऐसा दिखा हो। शंघाई और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और नारे लग रहे हैं, शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। चीन के लिए ये बहुत आम नहीं है। चीन के लिए ये बहुत आम नहीं है इस तरह का विरोध प्रदर्शन। शी जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा तब जबकि सत्ता पर पूरा कब्जा जमाकर जिनपिंग ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है, जो अब से पहले हुआ नहीं। ये विरोध उस सत्ता को चुनौती दे रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के खिलाफ खुलकर बोलना बेहद खतरनाक माना जाता है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी ये पता है कि ये बहुत ही जोखिम भरा है। प्रदर्शनों का सिलसिला सख्त कोविड नीतियों के खिलाफ आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से शुरू होकर शंघाई की सड़कों पर नारेबाजी के बाद टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है। हांगकांग के प्रदर्शनों में नेता रहे नाथन लॉ ने इसे ट्विटर पे शेयर किया है, जहां पर स्टूडेंट्स एक कोरे कागज पर रूसी वैज्ञानिक फ्रीमैन की इक्वेशन लिखकर दिखा रहे हैं। फ्रीमैन यानी आजाद शख्स, और ये संदेश दे रहे हैं आजादी का। इसके अलावा कई जगहों पर लोग सफेद कागज, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, सफेद कागज के साथ देखे जा रहे हैं, जिसे इंटरनेट पर A4 रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि लोग अपने हाथों में A4 साइज पेपर के साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं एक रिपोर्ट इस पर उमाशंकर सिंह की। कोविड लॉकडाउन के खिलाफ चीन में प्रदर्शन जारी है। रविवार देर रात बीजिंग के तियानमेन चौक पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने जल्द ही उनको वहां से तितर-बितर कर दिया। बीजिंग के ही लियांगमा ब्रिज पर भी प्रदर्शनकारी जुटे। यहाँ हाथ में सादा कागज पकड़कर एक प्रदर्शनकारी ने कोविड नीति के खिलाफ भाषण भी दिया। It's surprising in the sense that चीन में 1990 और 2000 के दशक में भी हमने बहुत से प्रदर्शन देखे, लेकिन वे सब प्रदर्शन स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ थे और केंद्र के प्रति आस्था भी दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बार शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो और अभिव्यक्ति की आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। शंघाई में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो भी डिलीट कराती नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनके गद्दी छोड़ने की मांग हो रही है। प्रदर्शनों की वजह से चीन का शेयर मार्केट भी गिर गया। सख्त लॉकडाउन की वजह से चीन में आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। कर्मचारियों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इन सब वजहों से गुस्सा और ज्यादा है, जो वुहान की सड़कों पर भी नजर आया। चीन में रविवार को भी कोरोना के करीब 40,000 मामले सामने आए।
हालांकि इनके लक्षण गंभीर नहीं हैं, लेकिन शी सरकार की तरफ से लागू जीरो कोविड नीति के चलते करोड़ों लोग घरों में बंद हैं। शिनजियांग के उरुमकी शहर में 25 नवंबर को एक बहुमंजिली इमारत में आग लग गई। लॉकडाउन होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, उन तक फायर ब्रिगेड की मदद भी नहीं पहुंच पाई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद से प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। इन सब के बीच चीन सरकार की अपनी दुहाई है। हमें भरोसा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और चीनी लोगों के सहयोग से कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई कामयाब होगी। चीन में सरकार इतनी डरी हुई है कि उरुमकी शहर में जिस लोकेशन पर प्रदर्शनकारियों को जमा होने को कहा गया, पुलिस वहां का बोर्ड ही उखाड़ कर ले गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सही लोकेशन न मिले। प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों के खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर में जमा लाखों प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल हुआ, लोगों को आशंका है कि मौजूदा प्रदर्शन और बड़ा हुआ तो उसका भी वही अंजाम होगा। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी तरफ से काफी हिम्मत दिखा रहे हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो चीन में इससे पहले भी कुछ विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, जैसे कि जहरीले प्रदूषण के ऊपर प्रदर्शन, पुलिस के हाथों किसी समुदाय के लोगों के उत्पीड़न को लेकर स्थानीय लोग विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस बार ये विरोध जो दिखाई दे रहा है वो अलग है। ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता था कि सैकड़ों लोग चीन में बड़े शहरों में इस तरह से सड़क पर उतरकर शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर सकते हैं, वो भी तब जब तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अपने शासन का शुरू किया है। चीनी सुरक्षा एजेंसियां इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए आगे क्या करेंगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इन प्रदर्शनों और उसके बाद चीन की सरकार की प्रतिक्रिया लोगों को 80 के दशक वाले विरोध प्रदर्शनों की याद दिला रहा है। तियानमेन स्क्वायर साल 1989 में राजनीतिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाए जाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अप्रैल में 1989 के अप्रैल में शीर्ष चीनी नेता याओबैंग, जो आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के साक्षी रहे थे, उनकी अंत्येष्टि में लाखों लोग शामिल हुए, जिन्होंने सेंसरशिप कम करने और अभिव्यक्ति की आजादी की मांग उठाई। इसी के कुछ हफ्ते बाद राजधानी बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर में लोग जुटना शुरू हो गए। शायद इसकी संख्या 10 लाख तक थी। इस चौराहे पर प्रदर्शन करने वालों के साथ जो हुआ वो आज भी चीन में संवेदनशील मुद्दा है। सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे, लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन 2017 में ब्रिटेन की सरकार ने एक दस्तावेज सार्वजनिक किया। ये दस्तावेज तत्कालीन ब्रिटेन दूतावास सर एलन डोनाल्ड का डिप्लोमेटिक केबल था, जिसमें राजनयिक अधिकारी ने लिखा था कि छात्रों को लगा कि उनके पास चौराहे से हटने के लिए 1 घंटे का समय है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर सशस्त्र सैन्य वाहनों ने हमला बोल दिया। तो इसकी याद दिला रहा है आज का विरोध, क्योंकि सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और आज जो विरोध हो रहा है उसमें छात्र डेमोक्रेसी और आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बीजिंग का प्रतिष्ठित सिंघवा यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो आज प्राइम टाइम में चीन का कोविड विरोधी प्रदर्शन, क्या ये लोकतंत्र का आंदोलन बनता जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र की आवाज बन रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि, कॉमोडोर C उदय भास्कर, विदेश मामलों के जानकार। प्रोफेसर SD मुनि, जो तस्वीरें आज चीन से बाहर आ रही हैं वो बहुत हैरान भी करती हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चीन में तब जब शी जिनपिंग काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे भी जा सकते हैं। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर है उन्हें भी पता है कि इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और डेमोक्रेसी के नारे लग रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लग रहे हैं। क्या ये मूवमेंट जो है वो लग रहा है जैसे कि एक लोकतंत्र की आवाज बन रहा है वहां? देखिए, लोकतंत्र का मसला तो चीन में हमेशा से कहीं न कहीं उठता है, काफी धीमी जबान में उठता है, लेकिन उठता जरूर है। उसके अलावा ये जो शी जिनपिंग का ओपोजिशन है,
ये उसके संकेत पिछले कुछ महीनों से भी आ रहे हैं। हांगकांग को अगर हम नहीं भी देखें, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था हांगकांग में। अभी जब मीटिंग हो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उस वक्त में बैनर लगे गए जिसमें ये लिखा गया कि शी जिनपिंग अपनी गद्दी छोड़े और अपने आप को एक्सटेंड नहीं करवाए। और पार्टी के अंदर भी एक तरह से एक तबका था जिसका बड़ा मन मुटाव है कि शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें। तो प्रोटेस्ट मैं समझता नहीं हूं, लेकिन ये अगर आप अंदाज लगाए कि जो पार्टी के अंदर कुलबुलाहट है जी, और बाहर जो लोगों का रोष है, अगर वो आपस में मिल जाए तो ये आंदोलन बहुत बढ़ सकता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि चीन हमेशा से ऐसे आंदोलनों को बहुत सख्ती से दबाने में अभी तक सफल रहा है। जी, तो ये बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि चीन की सरकार किस तरह से इस आंदोलन को दबाएगी। वो अब नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो खबरें वहां से बाहर आ रही थी वो कुछ अब कम भी होंगी, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन उदय भास्कर जी, जिस तरह के नारे लग रहे हैं डाउन विद शी जिनपिंग के गद्दी छोड़ने के जो नारे लग रहे हैं, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर नेता के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और तीसरा कार्यकाल जो अनप्रेसिडेंटेड रहा वो उन्होंने शुरू किया है। तो क्या ये एक बहाना बन रहा है जो कोविड के कर्ब्स है, कोविड की वजह से जिस तरह की सख्तियां और पाबंदियां हम देख रहे हैं और जो लगातार चल रहा है, लोगों का रोष इसके खिलाफ, जैसा एसडी मुनी कह रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर भी एक बुगाहट है उनके खिलाफ और लोगों का गुस्सा, ये मिल सकता है। तो एक तरह से ये बैकफायर कर रहा है, आपको लग रहा है, जो चाइना का जो अनएंडिंग कोविड कर्ब्स है। ये शी जिनपिंग साहब का जो कोविड जीरो पॉलिसी है, मुझे लगता है कि जरूर इसका बैकफायर या इसका नकारात्मक असर हम देख रहे हैं। आज भी देखिए, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन का जो बयान था, उन्होंने यही कहा कि हम कोविड जीरो का जो पॉलिसी है वो जारी रखेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें जो चिंताजनक बात शी जिनपिंग साहब के सरकार के लिए यही है कि जैसे उमाशंकर जी ने भी बताया है कि 1989 में जो तियाननमेन स्क्वायर में जो हुआ था 33 साल पहले, उसी प्रकार का प्रतीकात्मक रूप से एक तो ये जो स्टूडेंट्स है, जो चीन के युवक हैं, वो तियाननमेन स्क्वायर तक पहुंचे और साथ साथ सोशल मीडिया पे कई लोगों ने यही कहा कि डाउन विद शी जिनपिंग। ये चीन के लिए एक बहुत भारी नारा है और जो लोग इस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जानते भी हैं कि चीन का जो सर्वेलेंस स्टेट जो है उनको जरूर पहचान लिया होगा। परंतु बाकी शहरों में, जैसे शंघाई में, एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाया, डाउन विद डिक्टेटरशिप, और यह भी कहा चाइना डज नॉट नीड एन एम्परर, अर्थात कि हमें बादशाह की जरूरत नहीं है, हमें किसी चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है। इशारा सीधा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो योजक हैं वो भी एक प्रकार से कोविड जीरो पॉलिसी से सहमत नहीं है। और कल के एक रिपोर्ट में नगमा जी मैंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि चीन के जो पुलिस हैं और वो जो युवक यूथ को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रोटेस्टों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि हम भी आपसे सहमत हैं, कोविड जीरो पॉलिसी से हम भी पीड़ित हैं। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट और बढ़ सकता है और देखना है कि अगले 2-3 दिन में शी जिनपिंग साहब अपने पॉलिसी में बदलाव लाएंगे या नहीं लाएंगे। शायद उसी के ऊपर पूरा चीन का जो आगे आने वाले जो स्थिरता है उसके ऊपर आधारित है। चीन की जो अब अगर आप उसकी वहां की पॉलिटिक्स देखें या आप अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो चीन जैसा देश
जहां पे बहुत ही मजबूत शासन है, वहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन चीन की छवि या चीन की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पे भी किस तरह का असर डालता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा शी जिनपिंग को कि वो एक ऐसे नेता के तौर पे दिखाई दे जिनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, डाउन विद शी जिनपिंग की नारेबाजी हो रही है, जो हमने देखा उरुमची में हुआ जिनजियांग प्रांत के प्रोफेसर एसडी मुनी, वहां पर वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और भड़का। लोग पहले से ही बहुत परेशान थे कोविड की तमाम पाबंदियों से, और जैसा बता रहे हैं उदय भास्कर जी भी कि ऐसा लगता है कि जो पुलिस है या जो दूसरे लोग हैं और जो सरकार में भी हैं वो भी आम लोग हैं, वो सब भी बहुत परेशान हैं। हमने नारे ये भी सुने कि वी आर ऑल जिनजियांग पीपल, गो चाइनीज पीपल, तो इस तरह के नारे जो हैं वो यहाँ पर लग रहे थे नदी के किनारे। जो राजधानी बीजिंग है वहां पे करीब 400 लोग यहां पर जमा हुए थे। तो एक ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक डेमोक्रेटिक पीपल्स मूवमेंट, लोगों का एक मूवमेंट जो है वो खड़ा हुआ है और इसको बल मिल रहा है। लोगों में ये हिम्मत जो है वो कहां से आ रही है? ये हिम्मत तो मैं समझता हूँ चीनी लोगों में बहुत है। वो उनको दबा के रखा जाता है, इसलिए वो सामने नहीं आ पाते। और ये आप बिल्कुल सही कह रही है कि जो उरुमची में हुआ है वो सारे चीन में फैल रहा है। शंघाई में भी जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें उरुमची की घटनाओं की वारदात की रेफरेंस दिया गया वहां पर। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी बात ये भी है कि जीरो कोविड को लेकर चीन की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है और आम आदमी को आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी दिक्कतें वहां उठानी पड़ रही है। हालांकि पिछले कुछ 2-1 सालों में चीन की इकोनॉमी बहुत आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे जा रही है उसके। और अभी रिसेंटली तो युआन का डॉलर के रिलेशन में काफी कमजोर हो गया। उनकी फॉरेन एक्सचेंज कम हो रही है, कंपनियां वहां से छोड़ कर जा रही हैं बाहर, जैसा आईफोन का मसला वहां से शुरू हुआ था वहां पर भी, और दूसरी कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं अब वहां पर। ये सब आर्थिक संकट और उधर पॉलिटिकल कंसंट्रेशन शी जिनपिंग का सारी ताकत को अपने आप में बटोर लेना, उससे लोग नाराज हैं। और जो नाराजगी पार्टी के अंदर है वही नाराजगी कुछ हद तक बाहर आपको दिखाई दे रही है। देखिए, ये सोचना कि ये दोनों अलग अलग है, पार्टी में जो नाराजगी है उसका असर सड़क पे नहीं पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। हालांकि चीन का कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों में काफी डायनेमिक कॉन्टेक्ट्स हैं उनके। और मैं समझता हूं कि इससे शी जिनपिंग पे प्रेशर पड़ेगा। इंटरनेशनली भी शी जिनपिंग पे प्रेशर है, इंटरनली भी शी जिनपिंग पे प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको दबाने में सफल हो पाएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। कितना बढ़ता है, हालांकि ये भी एक खबर आई है कि शायद आज बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट को भी अरेस्ट पीटा किया गया वहां पर जी। वहां पर सजा दी गई, तो उससे अंतरराष्ट्रीय आक्रोश भी बढ़ेगा। और इस तरह से अगर शी जिनपिंग ने बिना मतलब की ज्यादती दिखाई और करी तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है और उनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। जी, वहां पर जो आम लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो अपने जान को खतरे में डाल ही रहे हैं। जो वहां पे पत्रकार हैं जो कवर कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा है। जैसा आपने जिक्र किया, बीबीसी के संवाददाता को पीटा भी गया, शायद अरेस्ट भी किया गया, और उसके बाद जब इसके ऊपर हल्ला हुआ तब फिर उसे छोड़ा गया और ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्होंने अपनी पहचान पत्रकार के तौर पे नहीं बताई थी। अब ये जो जीरो कोविड पॉलिसी रही है चीनी सरकार की, उसने, आपने जैसा कहा कि आर्थिक संकट बढ़ा है, उसने लाखों लाख लोगों, आम नागरिकों की जिंदगी को बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है। जी, उनके लोगों के इनकम जो है वो घट गए हैं, इकोनॉमी में बहुत डिप्रेशन है, तो इन सब चीजों का असर है। लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, इस पर जब सवाल अभी भी पूछा जा रहा है प्रोफेसर मुनी, तो इस बात को वो डिनाई करती है और कह रही है कि ये बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत कम है, ये डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं ये ज्यादा नहीं है। तो अब लग रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनको किसी तरह से रोका, या उनकी जो तस्वीरें अब तक बाहर आ रही थीं वो शायद अब आनी बंद भी हो जाएंगी, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे।
नहीं, मुझे ये डर यही है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे और वो उसको सप्रेस करने में, देखिए आपने तिएनअनमेन का जिक्र किया, उसमें उन्होंने टैंक चला दिए जी। जो चीन उस वक्त से अभी बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन चीन को रायट कंट्रोल नहीं आता है, उनको सिर्फ सप्रेस करना आता है। किस तरह से भीड़ से उलझा जाए, भीड़ को किस तरह से अलग किया जाए, ये अभी हांगकांग में देखा आपने, कितने दिन तक उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन चलते रहे हांगकांग में, और उसका बावजूद सारे कंट्रोल के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने भयंकर रूप से विरोध प्रदर्शन किया। तो जो चीन की लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, उसमें सॉफ्टली लोगों को कंट्रोल करना आता ही नहीं है। तो या तो वो बंदूक चलाएंगे, अश्रु गैस चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, सख्ती से काम ले सकते हैं वो एक सुनियोजित तरीके से जो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कला है, वो मैं समझता हूं चीन अभी भी सीख रहा है। बिल्कुल, आपने तस्वीरें देखी हैं, पुलिस सफेद कपड़ों में भी पुलिसमैन जो हैं वो वहां पे मौजूद है और हाथों में उनके हथियार है, स्टैंड गन्स हैं, और वहां पर जहां पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर वो खड़े हैं। तो सख्ती जो है वो आने वाले दिनों में जाहिर है बढ़ेगी, लेकिन इस बीच अभी जो है हजारों हजार लोग बेजिंग, शंघाई, उरुमची, वुहान, ढांगजू, इस तरह के शहरों में, ग्वांगजू, इन शहरों में नजर आ रहे हैं सड़कों पे, और यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उदय भास्कर की लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। वो क्या चीजें रही हैं जो जिसने लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर किया है? अगर हम चीन की स्थिति देखें आर्थिक दृष्टि से भी, और जिस तरह के कोविड लॉकडाउन या जीरो कोविड पॉलिसीज वहां पे रही, और उरुमची में जैसे आग लगी और लोगों ने कहा कि चूंकि इतना सख्त लॉकडाउन था उसके अंदर ही लोग जल गए और मदद नहीं पहुंच सकी वहां पे, तो लोगों में बहुत बड़े तौर पे डिससैटिस्फैक्शन है, असंतोष है। वो किन चीजों ने ट्रिगर किया है? नगवा जी, मैं कहूंगा कि डिससैटिस्फैक्शन के अलावा लोग एक प्रकार से बहुत गुस्से थे, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से बात फैल गया था, वो जो बिल्डिंग में आग लग गया था, वहां पे लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद वो एप्पल फैक्ट्री के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, और साथ साथ कई ऐसे जगह हैं जहां पे लोग 100 दिन, 120 दिन, यानी कि 4 महीने लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए कोविड 0 की पॉलिसी की वजह से, और कहा जा रहा है कि उनको सही प्रकार का खाना भी नहीं मिला है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये एक प्रकार से फैल गया है बेजिंग, शंघाई और बाकी शहरों में भी। और एक इसमें विडंबना भी है नगमा जी, और वो ये है कि जहां तक चीन का जो इस वक्त विश्वसनीयता है, ये हाल में ही शी जिनपिंग साहब 2 शिखर सम्मेलन में गए थे। एक G20 का जो समिट बाली में हुआ था, दूसरा एपेक वाला जो मीटिंग हुआ था बैंकॉक में, और वहां पे एपेक के सम्मेलन में शी जिनपिंग साहब ने एक प्रकार का टिप्पणी दी थी कि चीन जो है अभी अंतरराष्ट्रीय प्रगति और स्थिरता के लिए एक फोर्स बनेगा। उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। ऑल राइट जी, बिल्कुल, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। उन लोगों ने ये कहा कि वो स्थिरता की ताकत बनेगा, लेकिन जैसे ही वहां पे नाराजगी अभी सड़कों पे नजर आ रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर एसडी मुनि की, ये जो है वो शी जिनपिंग ने जो दोबारा सत्ता संभाली है और वो ऑल पावरफुल बने, और पहले ऐसा रहा नहीं इतिहास, उन्होंने एक इतिहास लिखा कि वो तीसरे टर्म में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तमाम विरोध को कुचलते हुए। और वो जिस तरह का उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप किया है, उसमें अब सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला जो उनके पास चैलेंज है, जो चुनौती है घरेलू, वो यही है कि इस प्रोटेस्ट को वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। जो चैलेंज उनके सामने है, कैसे बीजिंग इससे रास्ता निकालेगा जब उसकी दुनिया में बदनामी भी बहुत नहीं हो और उसको वो कर्ब कर सके। जब आप जैसा बात कर रहे थे कि उन्हें निगोशिएट करना आता नहीं है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी शी जिनपिंग की। मैं समझता हूं आप सही कह रही हैं कि और जो मैंने कहा था कि वो चुनौती
और भी जटिल इसलिए हो जाएगी अगर पार्टी के अंदर का जो विरोध है वो सड़क के लोगों से जुड़ जाएगा। और अगर जुड़ेगा, ऐसा देखिए वहां मीटिंग में भी हु जिनताओ को किस तरह से बाहर वहां से निकाला गया, इस लोगों में आक्रोश है। और जो शी जिनपिंग ने किया है वो पॉलिटिकली अनप्रेसिडेंटेड है। माओ के बाद में तीसरी टर्म आमतौर से चीनी नेता नहीं लेते थे, लेकिन इन्होंने जिद करके वो तीसरी टर्म भी ली है। आर्मी में भी पूरा उनका कंट्रोल है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सारी मशीनरी उनके अंडर में है और सारी पावर का जो कंसंट्रेशन हुआ है उससे कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है जो अभिव्यक्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये सड़क में जो जीरो कोविड की पॉलिसी के खिलाफ बात, पहले जब उन्होंने करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की तब भी कुछ आवाजें उठी थी, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया गया। लेकिन उस वक्त कोई स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं थे जी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये आसान नहीं होगा उनके लिए, लेकिन चुनौती उनके लिए बड़ी है कि अगर इस चुनौती को वो पार नहीं कर पाते हैं तो फिर और भी जो लोग अभी तक चुप हैं, नाराज हैं और चुप हैं, वो भी सामने आएंगे और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह से वो अपनी सत्ता को चला सकते हैं। बिल्कुल। उधर इंटरनेशनल ओपोजिशन भी बहुत हो रहा है जी। ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ओपोजिशन का भी मोमेंटम बढ़ेगा अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। तो घरेलू अगर डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एस डी मुनी और उदय भास्कर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम में आपने सही कहा कि शी जिनपिंग ने जो तीसरी बार सत्ता संभाली है और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बने हैं चेयरमैन, उसका अंदरूनी तौर पे पार्टी में भी विरोध है और वो भी हो सकता है कि सड़कों पर हो रहे विरोध पर असर डाल रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती इस समय शी जिनपिंग के लिए है। तो क्या शी जिनपिंग की सत्ता को ये एक तरह से चुनौती मिलना शुरू हो गया है जो सड़कों पे विरोध नजर आ रहा है? प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक अनोखा गांव। गुजरात के राजकोट के पास एक ऐसा गांव है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का चुनाव प्रचार करना वर्जित है, बल्कि उनका प्रवेश ही वर्जित है। लेकिन अगर कोई मतदान नहीं करता है तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना भी है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आना प्रतिबंधित है, लेकिन अगर कोई चुनाव में मतदान नहीं करेगा तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना। गुजरात के राजकोट से 20 किलोमीटर दूर है ये अनूठा गांव राज समढियाला, जो अपने नियम कायदों के लिए आदर्श गांव का तमगा हासिल कर चुका है। गांव के सरपंच बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां गांव में आएंगी तो जाति या दूसरे आधार पर लोगों को बांटेंगी, इसलिए साल 1983 से ही यहां पॉलिटिकल पार्टियों के आने पर पाबंदी है, लेकिन वोटिंग लगभग सभी गांव वाले करते हैं। अगर गांव में जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रवेश होगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए आएगी। और गांव में दलाल पैदा होंगे तो पैसा कोई 5,000, 10,000, 20,000, कुछ को लाख रुपए देके गांव का डिवीजन हो सकता है। तो हमारे गांव का डिवीजन न होने के लिए हमने तब से तय किया, पूरे गांव के तय किया कि अब की बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसके एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए आने नहीं देंगे। साल 1983 में अपने अलग नियम कायदों को बनाने के चलते आज गांव बेहद साफ सुथरा दिखता है। सारी सड़कें सीमेंट की बनी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। गांव में और भी कायदे हैं। जातिवाद की सख्त मनाही है। कूड़ा फैलाने, हवा या पानी प्रदूषित करने, डीजे बजाने पर 51 रुपए का जुर्माना है। पटाखे केवल दिवाली वाले दिन जलाए जा सकते हैं, बाकी कभी नहीं। शराब पीने पर 500 रुपए का जुर्माना, गाली गलौज पर 251 रुपए का जुर्माना है। कोई विवाद होने पर मामला गांव की लोक अदालत में जाएगा। अगर कोई सीधा पुलिस में शिकायत करने गया तो 500 रुपए का जुर्माना। थोपने की कोई बात नहीं, जैसे हमारे हरदेव सिंह जी ने बताया 83 से ये सब लागू हो गया है। सब अपने आप अवेयरनेस के
हिसाब से सब अपने आप लेते गए नियम कर रहे हैं। हाँ जी। हम छोटे थे तो भी यहीं पे चोरों को पकड़ते थे, फिर पुलिस को सौंप देते थे। वो तो पहले से है, मतलब समझ लीजिए ना ऑलमोस्ट 1990 से। तो आप मतलब गांव के लोगों का भी डायरेक्ट पुलिस के पास जाना मना है, तो पुलिस भी क्या? लेकिन वो चीज होती है ना, अगर आपको क्या बोलते हैं न्याय ना मिले तो आप पुलिस के पास जाओ ना। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे न्याय मिल ही जाता है। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग खुश होते हैं कि फटाके चलो नहीं फूटते, फटाके फूटते हैं लेकिन दिवाली के एक ही दिन। अच्छा। और जो साउंड पोल्यूशन रहता है, शादी ब्याह होता है तो उसमें डीजे उसके ऊपर भी हमारे यहाँ गांव में बैन है। गांव के सरपंच बताते हैं कि जब नियम कायदे लागू किए तब हजारों रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन अब पिछले 5 साल से जुर्माने वाली नौबत ही नहीं आ रही। 83 में जब लोग चैनलाइज नहीं थे तो फर्स्ट ईयर का 30,000 रुपीज अच्छा, फाइन हुआ लोगों ने भरा था उतना? ज्यादा भरा था। अच्छा। फिर वो अलग अलग कोई गार्बेज फेंकते है, कोई प्लास्टिक डालता है, कोई स्प्लिटिंग करता है, ऐसा अलग अलग जो गलती थी उसका अलग अलग फाइन था। लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मैनर में आगे चला गया। लास्ट 5 years से नॉट ए सिंगल पेनी हैज बीन फाइन। गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कभी सरपंच के लिए चुनाव नहीं हुआ। हमेशा आपसी सहमति से ही सरपंच बने। ऐसे गांव में आना, ऐसे गांव को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हालांकि ये बात जरूर कही जा सकती है कि चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का ये बुनियादी हक है कि वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनको अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। लेकिन इस गांव में उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। लेकिन चलिए इस एक चीज को अलग रख भी दें तो भी ऐसा बहुत कुछ इस गांव में हो रहा है जिसको देखकर फील गुड का एहसास जो है किया जा सकता है। राजकोट के राज संढियाला गांव से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।